हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यूनिट 2 से रिलेटेड आधे टॉपिक कवर कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हम चिंतन एवं तर्क समझेंगे। इसमें हम चिंतन, तर्क और उनके प्रकार को समझेंगे और उनमें अंतर को जानेंगे। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्ज़ाम में। ये संज्ञान, अधिगम और बाल विकास विषय का सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखी होगी सेकंड यूनिट की तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किए थे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, चिंतन एवं तर्क। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चिंतन क्या होता है, इसकी अवधारणा, अर्थ और कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी हुई परिभाषाएं आज हम इसमें समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चिंतन से आप क्या समझते हैं? यह दर्शन शास्त्र ने सिद्ध कर दिया है। जैसे विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर है, ऐसा कहा गया है दर्शन शास्त्र में। और चिंतन शब्द का प्रयोग हम याद, कल्पना और अनुमान ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रक्रिया में करते हैं। जैसे यदि परीक्षा में किसी उत्तर को खोजना है तो उसके लिए हम चिंतन करते हैं। चिंतन यानी किसी भी चीज़ की कल्पना करना, किसी भी विषय वस्तु को याद करना, उसका अनुमान लगाना। अब आइए देखते हैं कुछ विद्वानों के विचार, उनके विचार चिंतन की अवधारणा के प्रति क्या हैं। उनको जानकर हम अपने विचारों को स्पष्ट कर लेंगे। जैसे गिलफोर्ड ने कहा है कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है और यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वैलेंटाइन ने बोला है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे ये परिभाषा को। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया से किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। अब हम देखते हैं गैरेट ने चिंतन को एक प्रकार का अव्यक्त और रहस्यपूर्ण व्यवहार कहा है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। प्रतीकों यानी जो हम कल्पना करके हमारे मस्तिष्क में जो चित्र बनते हैं, विचार बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं वो। और निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर हम परिभाषा देखते हैं कि मानसिक रूप से विचार करने की ज्ञानात्मक प्रक्रिया जो विभिन्न प्रतीकों के सहारे चलती है और समस्या समाधान में सक्रिय सहयोग देती है। अब हम देखते हैं चिंतन की प्रकृति क्या है। यहाँ पर चिंतन की प्रकृति अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए। इसमें हम नॉर्मली लिख सकते हैं, चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया है और प्रतीकात्मक क्रिया है। अब हम देखते हैं चिंतन के उपकरण या साधन कि चिंतन के कौन कौन से उपकरण होते हैं, किन वजह से हम चिंतन कर पाते हैं। वो हैं ध्यान प्रत्यक्षीकरण, छवि या प्रतिमाएं, अवधारणा या प्रत्यय के सहारे और प्रतीक या चिन्ह द्वारा, भाषा और सूत्र। तो ये 6 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर चिंतन के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 रूपों में विभाजित किया गया है चिंतन को यहाँ पर। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी हम किसी भी क्रिया को बार बार अनुभव करके उसमें से ज्ञान एकत्रित करते हैं जो व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। जैसे व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार का जागृत हो जाना ही प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। ये यहाँ से हम ये समझ सकते हैं। और प्रत्यात्मक चिंतन यानी जिसे हम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, अवधारणात्मक चिंतन, यह मस्तिष्क में प्रत्यय स्थापित करता है जिसमें प्रत्यय पुनः जागृत होकर वस्तु को पुनः स्मरण कराने में यानी फिर से याद दिलाने में सहायक होते हैं। अब हम देखते हैं विचारात्मक चिंतन क्या होता है।
तो जॉन डीवी ने यहाँ पर विचारात्मक चिंतन को ही चिंतन माना है और इस चिंतन के द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति या समस्या का समाधान हम खोज पाते हैं। चौथा है सृजनात्मक चिंतन। जब किसी विचार क्रिया के माध्यम से नवीन वस्तु या ज्ञान की खोज की जाती है तो वह सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। तो यहाँ से आप ये चारों चिंतन के रूपों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मूर्त एवं अमूर्त चिंतन। ये इन्हें सामान्य रूप से चिंतन की दो प्रक्रियाओं के रूप में इसे लिया जाता है। इनकी अंतर द्वारा हम समझ पाएंगे कि ये दोनों क्या हैं। तो इनका अंतर पढ़ना हम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कभी कभी अंतर भी लिखने को पूछ लिया जाता है। तो हम इसे समझते हैं। इसका जो मूर्त चिंतन का फर्स्ट पॉइंट है कि मूर्त चिंतन का संबंध किसी वस्तु के बाहरी आवरण तक भाग से होता है। मूर्त यानी हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, केवल उसका बाहरी आवरण, और सिर्फ उसके बाहरी आवरण को समझ रहे हैं, उसके स्वरूप को, उसके आकार को हम देख रहे हैं और उसे समझ रहे हैं बस। और अब जबकि अमूर्त चिंतन में वस्तु के भीतरी सीमित होता है, यानी उस वस्तु के मूल कारण को, मूल तत्वों से संबंधित ज्ञान को हम जानेंगे। सेकंड पॉइंट में है कि मूर्त चिंतन में किसी वस्तु की ऊपरी सतह के बारे में विचार किया जाता है, जबकि अमूर्त चिंतन में भीतरी सतह के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि मूर्त चिंतन केवल वस्तु के तथ्यों तक सीमित रहता है, जैसे कि गांधी जी की फ़ोटो को देखकर समझ रहे हैं कि ये गांधी जी हैं बस। और जबकि अमूर्त चिंतन में तथ्यों के अंदर करते हैं, जैसे अगर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो देख रहे हैं तो उनके गुणों और कार्यों और व्यवहारों के बारे में हम विचार करते हैं। तो ये अमूर्त चिंतन है। नेक्स्ट है मूर्त चिंतन किसी वस्तु के आकार एवं प्रकार के बारे में विचार करता है, जबकि अमूर्त चिंतन उन आकार प्रकार के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विचार करता है। फिफ्थ पॉइंट है कि चित्र का वर्णन करना एवं उसका स्वरूप बताना, ये मूर्त चिंतन कहलाता है, यानी जिसमें हम केवल मूर्त विचारों से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। और जबकि अमूर्त चिंतन में उसके किसी भी चीज़ को देखकर उसके मूल उद्देश्य, उसके निर्माण के कारणों को जानना ही अमूर्त चिंतन है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आप इसके सिक्स्थ पॉइंट को देख सकते हैं। मूर्त चिंतन का संबंध भौतिक जगत से होता है, जबकि अमूर्त चिंतन का संबंध मानसिक प्रक्रिया एवं मानसिक जगत से होता है। और सेवन्थ पॉइंट अगेन सेम ही टाइप से लिखा हुआ है, तो इसे आप समझ सकते हैं। एट्थ पॉइंट में है कि मूर्त चिंतन का क्षेत्र जो है सीमित होता है और अमूर्त चिंतन का क्षेत्र असीमित होता है। और मूर्त चिंतन दृश्य जगत और दृश्य वस्तुओं से संबंध रखते हैं और अमूर्त चिंतन विचारों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे मूर्त और अमूर्त चिंतन क्या है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन। ये भी एक प्रकार से प्रक्रियाओं के रूप में ही लिया गया है। ये आपको परिभाषाएं लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट अब आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अब हम समझते हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन। जैसा कि आप देख सकते हैं एक उदाहरण से, अगर आपके सामने कोई समस्या है और उसके बारे में आप बहुत सी योजनाएं बना सकते हैं। आप जैसे आपके सामने एक गणित का सवाल है और उस सवाल को हल करने के लिए आपके पास बहुत सी विधियां हैं। आप किसी भी एक विधि का चयन करके उसको सवाल को हल कर सकते हैं। किसी दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, तीसरी विधि से भी, चौथी विधि से भी। यानी एक ऐसी समस्या जिसका समाधान आपके पास बहुत से तरीक़ों से हो सकता है और इन तरीक़ों को खोजना ही अपसारी चिंतन कहलाता है। यानी अगर हम किसी भी दूसरे टॉपिक के बारे में भी बात की जाए, ये तो जस्ट एग्ज़ाम्पल था। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है। यानी इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान अलग अलग विधियों से करने पर विचार करता है। तो आप समझ गए होंगे अपसारी चिंतन क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अभिसारी चिंतन।
अभिसारी चिंतन में एक समस्या का या किसी एक विषय का एक ही रूप में चिंतन किया जाता है, केवल एकांक चिंतन। और इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी समस्या का समाधान श्रेष्ठ विचार या तरीके से करता है। जैसे ईश्वर की प्राप्ति के विषय में विचार करने के लिए व्यक्ति के सामने अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक विकल्प को मानता है, जिसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे जो एक विकल्प है वो है भक्ति। तो यहाँ पर व्यक्ति केवल एक ही चिंतन करके किसी लक्ष्य की प्राप्ति करता है या किसी समस्या का समाधान खोजता है। तो आप इतना समझ गए होंगे अपसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन में एक समस्या का बहुत से रूपों में हल करना और अभिसारी चिंतन में एक समस्या का केवल एक ही रूप में हल करना। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम टॉपिक देखते हैं चिंतन के अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियाँ। ये उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चिंतन एवं अधिगम के बीच संबंध। जैसा कि आपने देखे ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 2 से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देख चुके हैं। आप उसे ज़रूर देखिएगा। और अब हम देखते हैं चिंतन एवं अधिगम के बीच संबंध। ये बहुत ही इजी पॉइंट है, आप केवल एक सेंटेंस से ही बहुत सी चीज़ें अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे चिंतन व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। चिंतन के माध्यम से छात्र इस प्रकार का अधिगम करते हैं कि अपने सभी कार्यों को सार्थक रूप से प्रदान कर सकें और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी चिंतनशीलता या चैतन्यता को प्रदर्शित कर सकें। आपको चिंतन और अधिगम के बीच संबंध बताना है, तो आप चिंतन की अवधारणा को अधिगम की अवधारणा के साथ मिलाकर प्रस्तुत करिएगा, तो ये आंसर काफ़ी इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर चैतन्यता से संपन्न व्यक्ति के गुण, कार्य और व्यक्तित्व को इन बिंदुओं से स्पष्ट किया गया है, जो कि अभी तक एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तर्क। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो तर्क से हमारा आशय ये है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जितने भी अनुभव हैं उनका नए ढंग से समायोजित करना तर्क कहलाता है। गैरेट के अनुसार दी हुई परिभाषा को देखा जाए तो मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। तो ये जो परिभाषाएं दी हुई हैं इनको आप देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकता है। और वुडवर्थ ने कहा है कि तर्क में जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं उनको परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। और स्किनर ने कहा है कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण या प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति को स्वयक्त करने के लिए किया जाता है, और यह किसी निरीक्षित कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी निश्चित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि तर्क क्या है। अब हम उसकी विशेषताओं को देख लेते हैं शॉर्ट में। तो तर्क की विशेषताओं में केवल आप इतने पॉइंट्स देख लीजिए कि यह एक निश्चित लक्ष्य होता है इसमें, और प्रतिक्रिया में शिथिलता। एंड नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान, कारण की खोज, सीखने की विधियों का उपयोग और समस्या समाधान। नेक्स्ट अब हम देखते हैं तर्कों के प्रकार। अगर आपको इन टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न है या और डिटेल से समझना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम तर्कों के प्रकार देखते हैं। इसमें है निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, आलोचनात्मक तर्क और सादृश्यवाची तर्क और अनौपचारिक तर्क एंड औपचारिक तर्क। तो आप इन तर्कों के नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। निगमनात्मक तर्क में किसी एक नियम या सिद्धांत के आधार पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। आगमनात्मक तर्क में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उनके प्रस्तुतिकरण से एक नियम या एक निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। आलोचनात्मक तर्क से आशय कि विद्यार्थी जो हैं इसमें किसी विषय वस्तु पर विभिन्न प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन के बाद किसी निष्कर्ष में पहुंचते हैं। और सादृश्यवाची तर्क में
किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानते हैं और उसके आधार पर दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का ज्ञान करते हैं। जैसे धातुएं ऊष्मा की संचालक होती हैं, तो इस आधार पर हम समझेंगे कि जो तांबा, पीतल, लोहा, ये विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं वो ऊष्मा की संचालक होंगी। इसी तरह अनौपचारिक तर्क वो होते हैं जिसमें सामान्य रूप से हम अनेक प्रकार से अपने दैनिक जीवन में घर परिवार के वार्तालाप में करते हैं वैसे तर्क। और औपचारिक तर्क में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तर्क वाक्यों का प्रयोग करते हैं और उसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। आप समझ गए होंगे ये 6 प्रकार के तर्कों के प्रकार। एंड नेक्स्ट है तर्क विकास के तरीके। इसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, स्वाभाविकता का विकास होना चाहिए, क्रमागत ज्ञान होना चाहिए और सूझ शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपने डाउट, अपने थॉट्स या नेक्स्ट जो अब आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।